प्रणाम दोस्तों, मैं सखा आज आपके बीच लेके आया हूँ वो बातें जो बातें आपके लिए जानना ज़रूरी है, क्योंकि हमारे देश में इस समय एक ऐसा आंदोलन हो रहा है जो सत्ता को बदल सकता है, बहुत बड़ी ताकत रखता है और कहीं न कहीं सन 14 2012-13 को दोहराया जा रहा है या ऐसे और भी आंदोलन हो चुके हैं। लेकिन मेरा रस इसमें नहीं है। आज केजरीवाल कहेंगे कि हम जो हैं हमको मार के उठाया जा रहा है, ये पुलिस अत्याचार कर रही है। लेकिन अभी ज़्यादा ही नहीं, 4 साल पहले की बात है। 4 साल पहले हमने जब सचिवालय को घेराव किया था, 3 दिन वहाँ घेर के बैठे थे सैकड़ों लोग, हमको भी तो ऐसे ही उठाया गया था। ये बात अलग था, क्योंकि मीडिया कवरेज नहीं था और कुछ नहीं था, तो आप लोगों को पता भी नहीं है कि वहाँ इस तरीके की बातें हुई थीं। और ये हमेशा होगा, हर सरकार करती है, हर ताकतवर आदमी करता है। पहली बात तो ये है कि मुद्दे को भटकाना सबसे पहली राजनीति होती है और किसी भी विचार के अगेंस्ट में अगर 10-20 विचार डाल दिए जाएं तो मुद्दा भटक जाता है। आज मुद्दा शिक्षा का चल रहा है। आप सबको लग रहा है कितनी बढ़िया बात है, शिक्षा अच्छी की जा रही है, लेकिन कुछ बातें हैं जो मैं कहना चाहता हूं, अगर आप उसको समझ जाएं तो आपको एक पैटर्न समझ में आ जाएगा कि पैटर्न क्या है। देखो, पैटर्न सीधा सा साफ है। हमारे जो अंग्रेजों ने जाते वक्त, अंग्रेजों ने कम, जो ईस्ट इंडिया कंपनी ने जाते वक्त आज़ादी के नाम पे डेमोक्रेसी सबको दी, दुनिया के सारे मुल्कों को डेमोक्रेसी दी, लेकिन इंग्लैंड में डेमोक्रेसी नहीं है, ये बात याद रखिएगा। यानी कि जो मिठाई आप सबको खाने को दी गई है और जिन लोगों के माध्यम से दी गई है, वो लोग इस मिठाई को नहीं खाते हैं। क्लियर? अब आगे की बात आ जाते हैं। आगे की बात यह है कि डेमोक्रेसी के 3-4 स्तंभ हैं। वो स्तंभ ऐसे हैं कि वही तुम्हें फांस के रखते हैं। डेमोक्रेसी का मतलब होता है जनता की सरकार, जनता ही मालिक है। लेकिन जनता इस स्थिति तक आ जाए कि अपने मालिक को तमाचा मार के कहे कि मालिक तुम नहीं हो, मालिक हम हैं, वो स्थिति आंदोलन की स्थिति होती है, जैसी कि हमारे देश ने 1-2 बार पहले भी देखी है और पूरे दुनिया में चलता रहता है। लेकिन हर बार एक ही चीज दोहराई जाती है और वो ये दोहराई जाती है कि सत्ता बदल जाती है, सत्ता बदल जाती है, बस फिर दूसरी आ जाती है और दूसरी भी वही काम करती है, फिर उसके खिलाफ भी आंदोलन होते हैं और यही चलता रहता है। तो क्या ये समाधान है? बात तो समाधान की है ना, या थोड़ी देर के लिए कच्छा बदलना है केवल, कि कच्छा बदल लेंगे दूसरा कच्छा पहन लेंगे। अब ये सरकार थी, अब ये आ जाएगी। देखो, सोचो जरा कि डेमोक्रेसी में 4 स्तंभ बनाए गए। क्यों बनाए गए? उन्होंने कहा कि नेता अगर गलत करेगा तो जो है मीडिया सवाल पूछ लेगी, मीडिया सवाल पूछेगी तो अगर मीडिया कुछ गलत करेगी तो मान लीजिए अदालतें उस पर उंगली उठा सकती हैं, सुप्रीम कोर्ट फैसला ले सकता है। ऐसे ही एडमिनिस्ट्रेशन का हाल है, वो चलाएगी, कुछ गलती करेगी तो मीडिया सवाल उठाएगी, नेता प्रेशर देंगे, सब एक दूसरे को मतलब रोक टोक कर सकते हैं, संदेह उठा सकते हैं और सुनने में बड़ा अच्छा लगता है। लेकिन फिर ये 4 ही स्तंभ क्यों दिए गए? ये बड़ा मजेदार बात है। असल में अगर जनता को गुमराह करना है तो जनता को गुमराह करने का सबसे अच्छा तरीका है उसे तसल्ली दे दो। और आप लोग देखो, कोई भी आंदोलन सरकार के खिलाफ तब होता है जब चारों स्तंभ ही अपना काम करना बंद कर देते हैं। प्रशासनिक अधिकारी सुनते नहीं, मीडिया सरकार के खिलाफ नहीं बोलती, अदालतें अपना मुंह बंद कर लेती हैं और सत्ता पूरे तरीके से कंट्रोल करती है, तब ही ऐसा होता है कि जनता आंदोलन पर उतरती है। यानी कि उम्मीदें खत्म। और जब तक उम्मीदें बनी रहती हैं तब तक जनता जो है वो कुकर की सीटी की तरह, हाँ जी देखो आज इनके खिलाफ निकाल दिया मीडिया ने, अब बदलाहट आएगा, अब देखो न्यायाधीश ने फैसला दे दिया, अब बदलाहट आएगा, ऐसा करती रहती है। तो जनता को उम्मीदें
मिलती रहे। लेकिन होता क्या है कि कई बार ऐसी स्थितियां दुनिया में बनी हैं, चाहे वो नेपाल हो, चाहे बांग्लादेश हो, चाहे दुनिया के और देश हों, ऐसी स्थितियां बनी हैं कि जिन स्थितियों में डेमोक्रेसी पे संदेह उठ सकता है। और डेमोक्रेसी अभी तक पूरे दुनिया में जितने भी मुल्क हैं, वहां पे डेमोक्रेसी को खत्म करने का विचार कहीं नहीं आया। एक आध देश में आया, लेकिन अगर वो देखा जाए अपने तरीके से, जैसे चीन है, चीन ने अपने तरफ से डेमोक्रेसी को एक नया रंग दे दिया और यही कारण है कि चीन डेवलप हुआ। कहीं हद तक डेमोक्रेसी के खिलाफ एक नए तरीके के नियम बना के रूस ने भी इस तरीके की चीजें की। और एक समय ऐसा था कि हिटलर ने भी कुछ ऐसा किया था कि अपने तरीके से पूरे सत्ता में आके और कुछ इतना बड़ा कर दिया था कि डेमोक्रेसी को छोटा बताने लगा था। तो डेमोक्रेसी पे संदेह किसी को नहीं उठता। सारे आंदोलन डेमोक्रेसी को बचाने के लिए हो रहे हैं, लेकिन डेमोक्रेसी ही असली कारण है इन सब चीजों का, ये हमें दिखाई नहीं देता। आपने एक मैग्सेसे पुरस्कार आप देखो, वो लोग देते हैं पुरस्कार, बहुत लोगों को पुरस्कार दिए हैं उन्होंने, लेकिन आप आंदोलनों का एक पैटर्न देखो तो आंदोलनकारियों को उन्होंने जब भी दिया तो वो आंदोलनकारी या तो शिक्षा की बात कर रहा था, या वो प्रशासनिक अधिकारी था, या वो मीडिया से जुड़ा हुआ कोई आदमी था। हमेशा ही कुछ इस तरीके के लोग होते हैं। जैसे रवीश कुमार को दिया गया तो मीडिया मजबूत हो जाए, मीडिया बिल्कुल खराब, मीडिया पे भरोसा ना खो जाए लोगों का, तो भरोसा बना रहे, भले ही वो रवीश कुमार पे बना रहे। इस तरीके के एक पैटर्न मैंने देखे हैं कि पाए जाते हैं पूरे तरीके से। अब अभी भी जो बात उठ रही है, अगर मैं कह दूं कि संविधान को खत्म करके एक नए पुनर्चिंतन होना चाहिए इस देश में, तो अभी सब लोग कहने लगेंगे आप अंबेडकर के खिलाफ हैं। अभी मैं ही लपेटे में आ जाऊंगा, अभी आंदोलन मेरे खिलाफ शुरू हो जाएगा। लेकिन मैं ये कहूंगा, पुनर्चिंतन होने में इतनी दिक्कत क्या है? पुनर्चिंतन में इतनी परेशानी क्या है कि क्यों ना डेमोक्रेसी पे हम एक पुनर्चिंतन करें? और जितने पढ़े लिखे लोग हैं आज की तारीख में, देखो ये बस नेता बदलने की बात कर रहे हैं। चलो धर्मेंद्र प्रधान बदल गए, शिक्षा सही हो जाएगी। हम कह रहे शिक्षा भी सही हो गई, आपके पेपर भी लीक नहीं हुए, उससे क्या होगा? क्या होगा? क्या पढ़े लिखे लोगों को ये अकल नहीं है कि कभी भी कोई भी सरकार 100% लोगों को जॉब नहीं दे सकती? 100% लोग कभी भी सरकारी जॉब नहीं पा सकते। कैसे पाएंगे? ये तो वही बात हो गई कि जैसे एमबीए में कहा जाता है, वो जो मल्टी लेवल मार्केटिंग होती है, उसमें कहा जाता है कि आप 5,000 दीजिए फिर आपके करोड़ों आएंगे। तो हर व्यक्ति 5,000 दे के करोड़ों कैसे पालेगा? सरकार आपको 1,00,000 रुपए सैलरी हर व्यक्ति को दे और उसके बाद आपसे जो है उसमें से थोड़ा सा टैक्स ले ले और उससे ही आपको सैलरी दे 1,00,000, ऐसा कैसे संभव है? ये संभव ही नहीं है। ये पैटर्न ही गलत है। और इसीलिए ये सब चीज़ें सरकार द्वारा अगर बनाई जाती हैं कि ये शिक्षा में आप पेपर घोटाला और ये सब चीज़ें होती हैं, पेपर लीक वाला, तो ये सही होता है। ये इसलिए किया जाता है कि सबको जॉब नहीं दे सकते। लेकिन ये बात युवा कब समझेंगे? ये युवा कब समझेंगे ये बात कि इस तरीके की चीज़ें अच्छी नहीं है? लेकिन पूरे देश में एक शिक्षा के नाम पे लोगों को ऐसा करा जा रहा है कि बस जैसे शिक्षा ही दुनिया का सुधार कर देगा। शिक्षित लोग बहुत कम सुधार की तरफ जाते हैं। मैंने कहा ज्यादातर वो उम्मीदों की तरफ जाते हैं। हमें कुछ नए ढंग के पुनर्चिंतन करने पड़ेंगे। नए ढंग का कुछ हमें संविधान या कुछ सोचना पड़ेगा। संविधान भी फिर बार बार नाम लूंगा तो उसी में बदलाहट नहीं, कुछ पूरा ही बदलना पड़ेगा। मैं ये जो बात कह रहा हूं, आंदोलन में ऐसा नहीं है कि मुझे कोई डर है, मैं वहां जा नहीं सकता। और आंदोलन मैं सरकार को तो बहुत अपने, मेरे देखो अकाउंट्स में आप हर 4-6 पोस्टों के बाद सरकार के खिलाफ कोई ना कोई बात लिखी पाते हैं। मुझे जो बात अच्छी नहीं लगती मैं लिखता हूँ।
लेकिन सरकार ही केवल दोषी है ऐसा भी नहीं मानता, आप भी तो दोषी हैं। और फिर आप सही हैं, फिर वही बात, उंगलियां उठेंगी एक दूसरे के ऊपर। हाँ, ये बात अलग है, इस पूरी दुनिया में अगर कोई प्रॉब्लम है तो मेडिकल साइंस के हिसाब से एक बात समझो, मेडिकल साइंस में कहा जाता है फ्री रेडिकल्स आपके शरीर में बीमारियों के जन्म के कारण हैं। फ्री रेडिकल्स, ये फ्री रेडिकल्स होते क्या हैं? ये फ्री रेडिकल्स का एक छोटा सा अर्थ है कि शरीर का या जो भी सेल है, उस सेल को जो भी काम दिया गया, उस काम को करने के अलावा वो और काम करने लगे, ये फ्री रेडिकल्स होता है। तो नेता को नेतागिरी का काम करने दिया कि अगर वो कुछ और करने लगे तो फ्री रेडिकल हो गया समाज में। अगर कोई ऑफिसर है वो अपनी जॉब सही से नहीं कर रहा, नियमों को सही से पालन नहीं करवा रहा तो फ्री रेडिकल है। अगर एक चपरासी अपनी फाइल सही से नहीं पहुंचा रहा तो फ्री रेडिकल है। अगर एक मैनेजर अपना काम नहीं कर रहा तो फ्री रेडिकल है। अगर जनता अपनी हक की बात नहीं उठाई तो फ्री रेडिकल है। एक आदमी रिश्वत दे रहा है तो फ्री रेडिकल है। तो हम सभी फ्री रेडिकल हैं। हम सब ही देखें अपने ऊपर उंगली उठा के तो हम सब गलत है। तो हालत यह है कि गलत लोगों के भीड़ का प्रतिनिधित्व महागलत आदमी ही करेगा। अब कुछ लोग और तरीके की बात उठाने लग जाते हैं धर्म के आधार पे। वो कहते हैं कि वही बात, यदा यदा हि धर्मस्य, तो कि कभी को जब अत्याचार बढ़ जाएगा तो भगवान आएंगे। लेकिन ये बताओ, छोटे छोटे जो अपराध करते हैं उनको दंड देने भी तो कोई आएगा। मान लो एक बार फॉर एग्जाम्पल कि कोई सत्ता पे बैठा हुआ नेता, कोई प्रधानमंत्री महादुष्ट है, उसको उससे मुक्ति के लिए भगवान आएंगे। लेकिन जो छोटे छोटे रिश्वतखोर हैं उनको दंड देने के लिए कौन आएगा? तो मैं कहूँगा ये जो बैठा होता है ये उनको दंड देने के लिए आता है। आंदोलन हल नहीं है। आंदोलन कुकर से सीटी निकल जाना है। हर आंदोलन से आपकी ये जो जेल है, जो डेमोक्रेसी की जेल है, ये और मजबूत होती जा रही है। असली समस्या न सरकार में है न पब्लिक में है, असली समस्या है डेमोक्रेसी में। आप नेता उसको चुनोगे जिसका ज़्यादा प्रचार हो। ज़्यादा प्रचार वो कर पाएगा जिसके पास ज़्यादा पैसा हो। जिसके पास ज़्यादा पैसा होगा वो व्यक्ति अपना पैसा देश हित में नहीं लगाएगा, वो तो सीधे सीधे लगा सकता था, वो निश्चित ही उसको दुगना चौगना करने के लिए लगाएगा। जब वो दुगना चौगना करने के लिए लगाएगा तो वो फिर 5 साल अपनी जेब भरने के लिए काम करेगा कि तुम्हारे लिए काम करेगा? निश्चित ही वो अपनी जेब भरने के लिए काम करेगा। और अगर कोई समझदार होगा तो वो सोचेगा कि 5 साल हम जो हैं अपनी जेब भी भरें और साथ साथ अगले 5 साल के लिए सिक्योरिटी पैदा करें। तो जाहिर सी बात है, सिक्योरिटी किससे होती है? मनी मीडिया माफिया से। इलेक्शन में पैसा बनाएगा, ताकत इकट्ठी करेगा। अब माफिया जो है हट गया, अब पुलिस माफिया है। आप एक पैटर्न नोट करो कि पिछले 10-12 सालों से सारी भर्तियां कम हो रही हैं। जहां 100 भर्तियों की जरूरत होती है वहां पे केवल 60-70 ऐसी भर्तियां हो रही हैं। लेकिन पुलिस की और आर्मी की एकमात्र ऐसी जॉब है जिसमें जहां 100 चाहिए थे वहां 114 भर्तियां हुई हैं। ये आप पैटर्न देख लो, रिकॉर्ड निकाल लो, जीपीटी से पूछ लो। तो ये सारी चीजें चल रही हैं। तो ये सारी चीजें जो चल रही हैं वो इसीलिए कि मनी उनके पास है। माफिया अब जो है वो वर्दी वाला गुंडा, एक पहले आती थी, एक नावल आई थी बहुत साल पहले वेद प्रकाश शर्मा की, वर्दी वाला गुंडा, तो बस गुंडा वर्दी वाला हो गया। और मीडिया जो है उन्होंने सब खरीद ही रखा है। तो मनी मीडिया माफिया। अब एक चीज बची, वो ये कि कहीं इन तीनों के बावजूद भी कोई आपका बटन ना गलत अब दबा दे आपके खिलाफ, तो वो भी एक तरीके से कब्जे आ लिया गया। ईवीएम हैक है ये शब्द कह के तुम्हें भटकाया जाता है। हैक शब्द का अर्थ होता है कि कोई बाहर से हैक कर रहा है। बार बार बड़े बड़े आप देखते हो ट्रम्प वगैरह भी दे देते हैं कि वो ईवीएम हैक है, ऐसा बोल देते हैं और सारे लोग हैकिंग की बात करने लगते हैं। हैकिंग शब्द गलत है, हैक नहीं होता, प्रोग्राम्ड होता है। ईवीएम प्रोग्राम्ड है और प्रोग्राम जिसने करवाई है, जो करता है वो अपने कंट्रोल में रख सकता है। लेकिन जो प्रोग्राम करवाएगा
तो क्या वो इतने बड़े-बड़े ऑफिसर और उन सबको नहीं पता लगेगा? हाँ, बिल्कुल पता लगेगा ऑफिसर्स को। तो क्या वो विरोध नहीं करेंगे? हाँ जी, विरोध तो कर सकते हैं। तो उनको कैसे कंट्रोल में लिया जाए? फिर वही बात है, मनी है, मनी दे के कंट्रोल में ले लेंगे, समझा के कंट्रोल में ले लेंगे। साम, दाम, दंड, भेद, थोड़ा उन पे ईडी वगैरह भेज के कंट्रोल में ले लेंगे। और अगर फिर भी नहीं आएंगे तो एक भेद है, सबसे आखिर में भेद होता है, साम, दाम, दंड, भेद। वो भेद क्या है? इतने बड़े बड़े ऑफिसरों को कैसे कंट्रोल में लिया जाएगा? तो वो भेद है पेगासस। हम सब ईवीएम की बात करते हैं और पेगासस को भूल जाते हैं। ईवीएम और पेगासस दो हाथ हैं। ईवीएम से जनता मूर्ख बनाई जाती है, लेकिन जो ईवीएम की साजिशों को समझते हैं उनको मूर्ख बनाने के लिए, उनको दमन करने के लिए पेगासस है। कितने भी बड़ा आपका ऑफिसर हो, उसके कैमरे में, उसके मोबाइल में दो चार ऐसे राज नहीं छुपे हो सकते जिसको बाहर आने का उसको डर हो। ऐसी कंडीशन में पेगासस सब जानता है। अब बड़े मजे की चीज है, पेगासस जिन्होंने बनाया, अगर आप उनसे लोगे तो वो आपके बारे में भी जानते हैं, क्योंकि उनके पास इनका भी रिकॉर्ड है। तो फिर डरना पड़ता है इजराइल से। बड़ी कहानियां हैं लंबी लंबी, बड़े दूर तक जाती हैं चीज़ें। लेकिन फिर कह रहा हूं, सारा जाल इस बात में है कि डेमोक्रेसी, कहीं आप इसको तोड़ ना दो, इस जाल से बाहर ना आ जाओ। डेमोक्रेसी की जाल ही एक दिन पूरे दुनिया को एक सरकार में बनाने, एक तरीके का नियम लाने, एक तरीके की टैक्सेशन व्यवस्था करने में डेमोक्रेसी का विचार ही काम आएगा। ये जो किताब दिखाते घूमते हैं, ये जो अंबेडकर की फोटो दिखाते घूमते हैं, ये सारे लोग कहीं ना कहीं अपने ही पैरों में जंजीर डालने और भविष्य में अपने सभी बच्चों को गुलाम बनाने की तैयारी करवा रहे हैं। मेरी बातें बहुत से लोग वो समझ सकते हैं जो जानते हैं कि मैं किस पैटर्न के तहत बोल रहा हूं, या वो छोटे छोटे पैटर्न को समझ पा रहे हों। लेकिन आंदोलन मैं सब करके देखा हूं, सारी चीजें करके देखा हूं। भावुकता में आंदोलन होते हैं। मैं ये नहीं कहूँगा कि ये उनके हैं, एजेंट, ये सब बकवास बातें। ये तो मार्केट में किसी विचार के खिलाफ 10-20 विचार फैला दो, वो विचार छोटा पड़ जाता है, इसलिए ये फैलाया जाता है कि वो वहाँ से फंडिंग आ रही है और वो पाकिस्तान से ऐसा चल रहा है, और वो देखो कि वो उनकी पिटाई क्यों नहीं हुई, और वो पहले भूख हड़ताल से, ये सब बकवास बातें। आंदोलन जैसी चीज़ें भावुकता से पैदा होती हैं। ऊपर बैठे लोग, उनके पास ये हमेशा से ट्रिक होती है कि जो उबाल आ रहा है इसका उपयोग क्या किया जाए, जनता जो उबल रही है इसका उपयोग किया जाए। हर बार आंदोलनों के बाद एक ही चीज होती है, ध्यान रखना, हर आंदोलन के बाद एक ही चीज होती है, और वो होते हैं नियम और सख्त होना। और जितनी बार नियम सख्त होंगे, आपके ही जीवन पे दबाव बढ़ेगा, आप और ज़्यादा नियमों में बंधा पाते हैं। याद करो वो दौर जब बहुत आंदोलन नहीं होते थे, वो बहुत नियम भी नहीं होते थे, आदमी थोड़ा मुक्त जी रहा था। अब की हालत ये है कि इतने आंदोलन होते जा रहे हैं, इतने नियम बनते जा रहे हैं कि अब आदमी अपनी दुकान चलाए कि जीएसटी के लिए दिन भर भागदौड़ करे, आदमी अपना काम करे कि पता नहीं क्या क्या और करे। हर आदमी की हालत ये हो गई है कि हर आदमी आजकल सीए हो गया है, इतने नियमों में बंधा हुआ जीवन जी रहे हैं। तो मुझसे कहा गया था कि बोलिए आप सखा जी, आंदोलनों के ऊपर बोल दिया। मैं इसीलिए, मुझे कोई रस नहीं है, मुझे सरकार गिरे इसमें भी कोई रस नहीं है, मुझे सरकार हटे इसमें भी कोई रस नहीं है, जबकि पीड़ा होती है कि ये सरकार थोड़ी दुष्ट ज़्यादा है। लेकिन मैं ये जानता हूँ कि हर बार आंदोलनों से, क्या ये केजरीवाल दुष्ट नहीं है? ये आंदोलनों से आया था, ये भी तो दुष्ट था। सॉफ्ट हृदय कहाँ निकला इसका? जितनी भी पार्टियां आंदोलनों से सब आगे आती हैं और ज़्यादा दुष्ट हो जाती हैं।
बातें सब अच्छी-अच्छी करेंगे, लेकिन फाइनली वो ये चाहेंगे जंतर मंतर, यही जंतर मंतर, यहाँ 35-35 सालों से लोग बैठे हुए आंदोलन करते हैं, आपको पता है? कोई खबर नहीं है आपको। क्योंकि वो 2-4 लोग बैठे हैं, भावात्मक, शायद उनकी कभी सुन ली जाएगी, कभी नहीं सुनी जाती। और अब तो जंतर मंतर पे देखो कि जैसे ही आंदोलन हुआ था, जिस आंदोलन के बाद ये बीजेपी आई थी, उन्होंने कहा यहीं से आंदोलन फिर गड़बड़ हो सकता है, तो क्यों ना ऐसा करें, जंतर मंतर सुबह 10 बजे से 5 बजे तक के लिए किराए पे दिया जाता है, जाइए बैठ जाइए। वो तो इस आंदोलन को पता नहीं कैसे परमिशन मिल गई, ये एक बात है। तो मैं समझ पाता हूँ इस पैटर्न को, ये परमिशन दी ही गई थी इसलिए। अभी देखिएगा, शिक्षा को ऐसे-ऐसे नियम दिए जाएँगे कि आप सोचोगे अब शिक्षा में कुछ सुधार हो गया, लेकिन लौट फिर के वो आपकी हालत और बदतर कर देगा। मैंने एक बार एक वीडियो में कह चुका हूँ पहले कि आप लोग, एक समय था जब खेत में खाद डालने के लिए या बेटी की शादी के लिए महाजन से कर्जा लेते थे। आज आपके घर में एक-एक चीज़ कर्जे पे आती है। आपका घर भी कर्जे में है। हालत यहाँ तक है कि लोगों के कपड़े भी जो हैं और मोबाइल भी जो हैं वो कर्जे पे मिलने लगे। अब एक सबसे आखिरी कील जो ठोकी जा रही है, शिक्षा के नाम पे बच्चों को बड़ी शिक्षा दो, उच्च शिक्षा दो, विदेशों में शिक्षा दो, इसके नाम पे लोन दिए जा रहे हैं और इतने मोटे-मोटे लोन दिए जा रहे हैं, 2-2 ढाई-ढाई करोड़ रुपए बच्चों की पढ़ाई के लिए लोन। बाद में वो बच्चे पूरी ज़िंदगी दवाओं में कंपनियों के जिएँगे, अभी आपको पता नहीं है। हाँ, 2-4 बच्चों का मिसाल भी बना दिया जाता है कि बहुत करोड़ों का पैकेज मिल रहा, लेकिन वही बात है कि हमारे मोहल्ले में एक बार एक वो श्यामलाल लड़का था, उसकी लॉटरी निकल गई 1 लाख रुपए की और पूरा मोहल्ला लॉटरी खेल के बर्बाद हो गया। एक की लॉटरी निकलती है, सब बर्बाद हो जाते हैं उसमें। पुनर्चिंतन करो, फिर से चिंतन करो कि डेमोक्रेसी को किस तरीके से हटा के एक सही व्यवस्था लाई जाए। डेमोक्रेसी राजा राज्य जो होते थे, उससे भी ज़्यादा खतरनाक है। चिंतन करो, क्या वापसी राजा राज्य की तरफ चलना है या फिर कुछ नया हल और दूसरा निकाला जाए, वरना वो दिन दूर नहीं कि पूरी दुनिया जो है वो इसी गुलामी में अपने आप को जीता पाएगी, जिसको वो आज़ादी मान के जीती रहेगी। क्योंकि यदि कोई गुलामी में ही पैदा हो तो उसको वही आज़ादी नज़र आती है। आज के बच्चे जिस तरीके की सिचुएशन में जी रहे हैं, निश्चित ही मेरे जैसे लोग उनको देख के यही कहते हैं कि अब ये गुलाम हो चुके हैं। निश्चित ही आज वो एक गुलामी में है, जो मोबाइल की गुलामी है, जिसके माध्यम से उनके दिमाग में कचरे भरे जा रहे हैं और वो उसी को जीवन समझ रहे हैं। रील बनाने को जीवन समझ रहे हैं, उसी तरीके के फैशन को जीवन समझ रहे हैं, जो कि उसमें दिखाया जाता है। असली ज़िंदगी से वो परिचित नहीं है। लेकिन उनके लिए अगर मैं कहूँ कि वो उनको ये गुलामी है, तो वो ये कहेंगे, क्या बात करते हो? हम तो आज़ाद हैं, हमारे हाथ में मोबाइल है। आप थे गुलाम जब मोबाइल नहीं होते थे। तो इस तरीके का पैटर्न है और इस पैटर्न को समझने और बचने की ज़रूरत है। बाकी कौन सत्ता में रहेगा, कौन जाएगा, कौन आएगा, क्या होगा, मुझे ज़्यादा चिंतन नहीं है। आप लोगों में से जो लोग वाकई में बचना चाहते हैं इससे, वो सिर्फ एक काम करें। अगर आप समझदार हैं तो नए चिंतन करें, जीवन यापन के नए रास्ते खोजें, अपने जीवन को सरलता से पहचानें कि वो किस लिए आपको मिला। आप अपनी क्षमताओं का एनालिसिस करें, ना कि दूसरों के द्वारा बताई गई चीज़ों पे अपने को फिट करने की कोशिश करें। और अगर अपनी क्षमताओं को पहचानेंगे तो आप दुनिया में क्या कर सकते हैं वो आप जानेंगे। दुनिया तभी बदलेगी जब आपकी दुनिया बदलेगी, और आपकी दुनिया तब बदलेगी जब आप अपने को पहचानोगे। प्रणाम।